बारी है एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने की जो सिर्फ पॉलिसी या इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि इंडिया के फ्यूचर की फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका यूथ है और अगर इस एनर्जी को सही डायरेक्शन मिल जाए तो ग्रोथ अपने आप एक्सिलरेट हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन रियल क्वेश्चन, असली सवाल ये है कि क्या हमारे एजुकेशन, स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम्स इतने रेडी हैं कि वो यूथ की एस्पिरेशंस और इकोनॉमी की नीड्स के बीच सही बैलेंस बना सके? इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्टेज पर एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी अनुज सिंघल जी को। और अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम वेलकम करें एक ऐसे लीडर को जिन्होंने इंडिया के लेबर और यूथ डेवलपमेंट इकोसिस्टम को क्लोजली शेप किया है और जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस काफी वाइड और इम्पैक्टफुल रहा है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से उनका साथ। मनसुख जी, थैंक यू सो मच। और आज मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं और 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आई एम श्योर कि काफ़ी कार्यक्रम रहे होंगे, लेकिन आपने उसके बाद भी समय निकाला। और एक चीज़ जो आपने देखी होगी कि इस रूम में सबसे फिट मनसुख जी ही हैं और उसका राज आप लोग शायद जानते हो कि ये साइकिल से पार्लियामेंट जाते हैं। जब ऑब्वियसली अभी तो बहुत गर्मी है तो इसके लिए, लेकिन मनसुख जी आज कल काफ़ी पार्लियामेंट में साइक्लोथॉन चल रहा है, आपने भी संडे साइक्लोथॉन शुरू किया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और ये आपके दिल के कितने करीब है? संडे ऑन साइकिल ये मेरे लिए नहीं, सारे देश के हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है, मैं बहुत साल पहले 15 साल पहले पार्लियामेंट में साइकिल लेके जाया करता था, क्योंकि हमारा देश का नेचर है कि कोई चीज़ फैशन बनती है तो उसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं साइकिल लेके जाऊंगा तो आप मीडिया वाले लोग दिखाएंगे तो फैशन बनेगी, फैशन के रूप में भी जो सोसाइटी उसको अडॉप्ट करेगी। तो साइकिलिंग इज़ ए बेस्ट एक्सरसाइज। साइकिलिंग करने से 4 फायदा है, क्यों न करें। एक, साइकिलिंग करने से फिटनेस आएगी। दूसरा, पोल्यूशन का सॉल्यूशन होगा। तीसरा, तेल की बचत होगी। चौथा, ट्रैफिक का भी समाधान होगा। तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। इस उद्देश्य के साथ मैं साइकिलिंग करता था। युगानुयोग मोदी जी ने मुझे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया, तो मैंने मंत्रालय में आके क्रम चालू करा संडे ऑन साइकिल, जो फिट इंडिया मूवमेंट का एक पार्ट बनाया। 1.5 साल पहले हमने संडे ऑन साइकिल की शुरुआत करी थी। तो पहले दिन, पहले संडे 64 प्लेस पर संडे ऑन साइकिल हुई थी। लास्ट संडे कॉमनवेल्थ डे था, उस उपलक्ष्य में हमने जब संडे ऑन साइकिल करी तो देश में 8000 स्थानों पर संडे ऑन साइकिल हुई। हर संडे आप मनसुख मांडविया को देखेंगे, कोई भी सिटी में हो, कोई भी टाउन में हो, कोई भी टूर में हो, मैं संडे साइकिल लेके कोई टाउन और सिटी में निकलूंगा ही निकलूंगा। क्योंकि मोदी जी ने विकसित भारत की बात कही है और मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर कोविड के टाइम में था। मैंने दुनिया को बहुत करीबी से देखी है, हेल्थ सिस्टम को देखी है। कोई भी राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो ये देश के नागरिक स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है और देश के नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए फिट होना आवश्यक है और नागरिक को फिट रखने के लिए साइकिलिंग बेस्ट है। इसलिए मैंने संडे ऑन साइकिल का अभियान चलाया। और नागरिक को फिट रखने के लिए मिनिस्टर्स का फिट होना जरूरी है। आप एकदम सबसे फिट पहले हैं। रहना चाहिए। देखो, भाषण हमने बहुत सुना, समय बदला है, लोग आपको देखते हैं। महात्मा गांधी सही कहा करते थे, अपने जीवन को ही संदेश बना दो। तो मैंने सोचा कि मैं किसी को कहूँ, मैं इतना ही कहूँ जो मैं करता हूँ। तो मैं साइकिलिंग करता हूँ, लोग मुझे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी ने कहा कि तेल बचाओ। ये तो वर्तमान समय में जो क्राइसिस है, तेल बचाने के लिए आप पेट्रोलियम का यानी कि तेल का कंजप्शन कम करो। तो कई लोगों ने प्रधानमंत्री जी की
का आह्वान पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चालू करा, कोई लोग साइकिल लेके निकला। मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो भी मीडिया ने चर्चा यही करा कि मनसुख मांडविया तो साइकिल लेके घूमता ही है, तो जीवन को संदेश बना दो, यही सॉल्यूशन है। मनसुख जी, आप वैसे भी अगर आपका पूरा करियर आप एक रूरल फैमिली से, किसान फैमिली से आते हैं, उसके बाद आप ग्रास रूट से एकदम आपने ग्रोथ दिखाई, पहले एबीवीपी में थे, फिर गुजरात के यंगेस्ट एमएलएज में से एक थे, तो कहीं ना कहीं क्या ये जो आपका बैकग्राउंड है इसने भी आपकी हेल्प की है कि इस तरीके की फिटनेस जर्नी में, और जो आप बात कर रहे हैं कि साइकिल का इतना यूज़ करना, पेट्रोल तेल थोड़ा कम यूज़ करना, कहीं ना कहीं वो आपके बैकग्राउंड में क्या है वो एक हिस्सा रहा है उसका? उसमें मेरा बैकग्राउंड बहुत सादा सीधा है। मैं एक गांव के सामान्य किसान फैमिली से आता हूँ और मैं 1 जून वाला हूँ। 1 जून जिसकी बर्थ डेट होती है, उसका माता पिता अनपढ़ होता है तो उसको बर्थ डेट पता नहीं होती है। तो जब स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने के लिए जाते हैं तो मास्टर साहब पूछते हैं, टीचर प्रिंसिपल पूछते हैं कितने साल का हुआ, तो पिताजी कहेंगे कि ये 5 साल का हो गया। तो स्कूल जून महीने में चालू होती है, तो 5 साल पीछे काउंट करके 1 जून लिख देते हैं, तो मैं 1 जून वाला हूँ। और ये स्थिति में मेरी पढ़ाई होती थी तो साइकिल ही माध्यम था। और मैं जब साइकिल लेके सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाता था, तो मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो मेरे 2 टीचर, एक 3 किलोमीटर से साइकिल लेके अप डाउन करते थे, एक 4 किलोमीटर से साइकिल लेके अप डाउन करते थे। ये दोनों टीचर साइकिल लेके रेगुलर अप डाउन करते थे। एक अभी 92 के है, एक 94 के है, दोनों स्वस्थ है, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। नहीं, आप भी काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी हेल्दी हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी आप हेड करते हैं मनसुख भाई, तो भारत ने स्पोर्ट्स में काफ़ी प्रोग्रेस की है पिछले कुछ सालों में। आगे के भारत के लिए स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली इस एनवायरनमेंट में जहां हम फिटनेस की इतनी बात कर रहे हैं? कोई भी देश के लिए स्पोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, नहीं केवल फिटनेस के लिए लेकिन देश के गौरव के लिए भी। हम देश डेवलप्ड कंट्री बन रहे हैं। जो भी दुनिया के देश डेवलप्ड कंट्री बने, उसका इतिहास देखें तो वो भी स्पोर्ट्स में वैसे ही आगे बढ़ते गए और वैसे ही डेवलप्ड हुए। तो हम भी मेडल टैली बढ़ाना चाहते हैं, हम भी स्पोर्ट्स की एक बेस्ट इकोसिस्टम देश में क्रिएट करना चाहते हैं, कॉमर्शियल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि देश में कॉमनवेल्थ आयोजित हो, देश में ओलंपिक्स के लिए ऑलरेडी हमने बिड कर दिया है 2036 के लिए, और हमने विकसित भारत में गोल भी तय करा कि जब 2036 आए, जब हम ओलंपिक्स होस्ट करने की दिशा में हमें ओलंपिक्स देश को मिल जाए, तो ये 10 साल में हमें मेडल टैली में दुनिया में 1 से 10 के क्रम में भी आना है। बिल्कुल। और 2047 जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमें 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में आना है। ये क्यों जरूरी है? कोई भी व्यक्ति गांव में, हमारी सिटी में, हमारा पड़ोस में, हमारा मित्र ग्रुप में कोई पैसादार होता है, पैसा कमाते हैं, तो अच्छा पैसा कमाए हमको कैसे पता चले? बड़ा बंगला खरीदेंगे, प्लेन में घूमेंगे, विदेश प्रवास करेंगे, ओडी गाड़ी लेके घूमेंगे, तो हमको पता चलता है कि पैसा कमाया है। हम डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहे हैं, उसका सिम्टम है कि देखो इंडिया भी कॉमनवेल्थ होस्ट करता है, ओलंपिक्स होस्ट करता है, दुनिया की नज़र हमारे तरफ जाती है। ये उद्देश्य से भी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है, स्पोर्ट्स को आगे ले जाना है, और उनके लिए भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, त्रुटक नहीं, हमने टोटल में काम करा है। टोटल मीन्स कि भाई पहले तो देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करो, तो क्या करा? तो कि फिट इंडिया लाया। बाद में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, खेलो इंडिया आया। बाद में मैं विजन तैयार करना है, तो मैं मंत्री बन के आया, तो मैंने खेलो भारत नीति लाया, जिसमें हमने 25 साल का एक विजन तैयार करा। ये विजन को इम्प्लीमेंट करना है, तो हमने स्पोर्ट्स गुड गवर्नेंस बिल लाए। स्पोर्ट्स गुड गवर्नेंस बिल के आधार पर हमें स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस भी लाना है,
और स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडल टैली को भी आगे बढ़ाना है। तो ये बजट में हमें खेलो भारत मिशन लाए। तो इस तरह से हम स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम तैयार करके एक कॉन्क्रीट वर्कआउट के आधार पर काम करके देश को स्पोर्टिंग नेशन की ओर ले जाएंगे। बहुत बड़े टारगेट्स रखे आपने 2036 में, जब हम ओलंपिक होस्ट करें तो टॉप 10 में, 2047 में टॉप 5 में। तो क्या हम भी ये सपना देख सकते हैं कि भारत भी 50 गोल्ड मेडल, 60 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में लेकर आए, जैसे चीन लेकर आता है आज? देखो, मेरा बहुत विश्वास है, ये देश बहुत सामर्थ्यवान देश है। यहाँ ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, ना आज है। आज देश दुनिया का सबसे यंग कंट्री है। बिलो 35 देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है। ये हमारा सामर्थ्य है, उसको हार्नेस्ट करना है। आपके खेत में फसल पकी हुई है और आप उसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें उसको हार्वेस्ट करना है, अच्छी तरह से उसको पोषित करना है, ताकि हम मेडल लेके आएंगे। जो आपने कहा ना कि 40-50 मेडल हमारे देश के खेमे में हो, तभी हम एक से 5 स्पोर्टिंग नेशन के रूप में आ पाएंगे। मेरा विश्वास है हम वहाँ जाके पहुँचेंगे। इसके लिए सर ग्रास रूट लेवल पर सरकार में क्या क्या काम हो रहे हैं, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर? ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हम खेलो भारत नीति लाए उसका भी ये पार्ट था। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। टैलेंट कहाँ है? गांव में है, बिल्कुल, स्कूल में है, ट्राइबल एरिया में है, कोस्टल लाइन में है, हिमालयन रेंज में। हमारे यहाँ असंख्य टैलेंट पड़ी हुई है। ये टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ही हमने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स लाए। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में स्कूल के बच्चे खेलेंगे, उसमें से हम टैलेंट हंट करेंगे और उसमें जो मेरिट में आते हैं उसको हम ले जाएंगे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्कूल बनाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट की टैलेंट वहाँ नर्चर होगी, वहाँ नर्चर होके उसको उसमें से टैलेंट हंट करके हम उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में लाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से भी टैलेंट हंट करके हम उसको ओलंपिक सेंटर में ले जाएंगे। और हमने तय करा है कि हर एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लिए एक ओलंपिक सेंटर होगा, जिसमें बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेस्ट स्पोर्ट्स साइंस फैसिलिटी हो, जिसमें बेस्ट कोच हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो। ऐसा एक ही डिसिप्लिन में, फॉर एग्जांपल हॉकी, तो हॉकी के ऐसे 200 बच्चे सभी तरह से टैलेंट हंट करके प्राइमरी टैलेंट हो, इंटरमीडिएट हो और एलिट हो, उसको एक ओलंपिक सेंटर में हम ट्रेन करेंगे। और ये ओलंपिक सेंटर का जो 200-250 का हमारा सिलेबस होता है, वही जाके इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करेंगे और देश को बेस्ट स्पोर्टिंग नेशन बनाने में उपयोगी होंगे। सर, जितने भी बड़े स्पोर्टिंग नेशंस हैं उनमें सरकार के सपोर्ट के साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की या प्राइवेट कंपनीज की बड़ी भागीदारी रही है। अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो जितने बड़े स्टेडियम्स हैं वो सारे के सारे बड़ी कंपनियों के हैं, चाहे ओरेकल हो, स्टेपल सेंटर हो या कोई भी बड़े स्टेडियम्स हो। जो ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज़ है वो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का काफ़ी बड़ा हाथ रहता है। तो ये हमारे यहाँ पर भी हमने देखा है, कुछ फाउंडेशन है जिन्होंने बहुत काम किया है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन इसमें आपकी मुहिम में साथ दे रहा है? ये सही बात है। आज CSR प्राइवेट सेक्टर स्पोर्ट्स में CSR का उपयोग कर सके, उसके लिए हमने अभी ही थोड़ा नॉर्म्स में बदल करा है और उसको प्रायोरिटी CSR के प्रायोरिटी सेक्टर में स्पोर्ट्स को ला रहा है, ताकि स्पोर्ट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर खर्च कर पाए। दूसरा, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स एकेडमिक कल्चर डेवलप करने के लिए हमने 10 साल के विजन में निर्णय करा है, जिसमें कोई भी प्लेयर हो, कोई एथलीट हो जो स्पोर्ट्स को जीता हो, जिन्होंने स्पोर्ट्स को जिया है, ऐसे एथलीट जो रिटायर्ड एथलीट है वो ही स्पोर्ट्स एकेडमी चालू करे। बिल्कुल, सरकार उसको मदद करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी उसको मदद करेंगे, हम उसको मान्यता देंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बने। आज ही मैं आपको बताऊं, आप देश में कई जगह पे जाए, कलिंगा यूनिवर्सिटी में जाए, दिल्ली में भारत सरकार के पास जितना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना एक उड़ीसा की कलिंगा यूनिवर्सिटी के पास है। आप यहाँ से गुजरात में पारुल यूनिवर्सिटी में चले जाए, प्राइवेट सेक्टर अभी स्पोर्ट्स में बहुत रुचि ले रहा है,
आगे बढ़ रहा है और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और स्पेस की जिसमें काफ़ी हमने एंथुसियाज्म देखा है, वो है ईपीएफओ। ईपीएफओ 3 को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है और एक पीएफ सिस्टम को पूरी तरीके से डिजिटाइज करने की बात हो रही है कि यूपीआई और एटीएम से पीएफ विड्रॉ करने के लिए, उस पर कब तक फाइनल डिसीजन हो जाएगा, कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? देखो, ईपीएफओ एक वर्कर्स के लिए सॉवरिन फंड है और सॉवरिन गारंटी फंड है। आज 26 लाख करोड़ रुपया 7 करोड़ लाभार्थियों का पैसा का ईपीएफओ में संचालन होता है, वहीवट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये ईपीएफओ ये हमारे वर्कर्स का पैसा है, आपका पैसा है। और मैं जब मंत्री बन के आया मैंने देखा कि आपका पैसा और आपको निकालने के लिए दिक्कत हो, आपका पैसा आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना पैसा बढ़ा, क्या स्थिति है, जब चाहे तब आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए मोदी गवर्नमेंट का नेचर है डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, एडवांस सोच, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ईपीएफओ 201 तैयार कराया, जिसमें आपका क्लेम सेटलमेंट ऑटोमेटिक हो, आपका पैसा विड्रॉ करना है तो 10-15 प्रकार के फॉर्म में कॉलम आप ऐड करते थे, भरते थे, फिर ऑफिस जाते थे। मैंने सारे सिस्टम को भी आज के दिन में ख़त्म कर दिया है और आने वाले दिनों में आपका ईपीएफ मैंने सुनिश्चित करा है कि आपका ईपीएफ फंड आप जब चाहे तब 25% जमा रखना और 75% आप एटीएम में जाके यूपीआई आधार इनेबल करके आप जब चाहे तब उठा सकते हो। ये फैसिलिटी आपको तुरंत ही इम्प्लीमेंटेशन में नेक्स्ट महीने ही कर दूंगा। नेक्स्ट महीने से? नेक्स्ट महीने कर। ओके। और जो इंस्टेंट क्लेम सेटलमेंट है उस पर भी आप काफ़ी काम कर रहे हैं। इंस्टेंट क्लेम सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको पैसा उठाना है, आपको पैसा जमा करना है, कई बार का इश्यू हो तो उसको सेटल करना है, ये भी सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है। आप अपने घर पे अपने ऑफिस में बैठ के, मैं तो उसको अब भी व्हाट्सएप के साथ जोड़ रहा हूँ, व्हाट्सएप चैटबॉक्स के साथ आप उसमें लिखो कि भाई मेरा ईपीएफओ व्हाट्सएप नंबर पर जाके कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, उसमें कितना पैसा पड़ा है, तो बता देगा कि भाई उसमें आपको इतना पैसा पड़ा हुआ है, उसमें मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, तो कहेंगे कि भाई आपको इतना इंटरेस्ट मिला। अभी मैंने 4 दिन पहले उठाया था तो मैं ज़्यादा उठा पाऊंगा तो क्या उठा पाऊंगा। आप सिकनेस के लिए इतना पैसा उठाया था, शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए इतना उठाया था, मैं उठा सकता हूँ, तो कहेंगे आप उठा सकते हो। ये सारी व्यवस्था डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर आप कर सके, ऐसा स्मूथ ज़्यादातर हो चुका है और भी कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे पूछनी थी। 12 साल हो गए हैं इस सरकार को और ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं भी कुछ थकने का नाम ले रहे हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, और एक के बाद आप एक इलेक्शंस जीत रहे हैं। तो इसका सीक्रेट क्या है? अभी आपने बंगाल इलेक्शन जीता, किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि बंगाल में आप इस तरीके का इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन इतनी रिसाउंडिंग विन आपको मिली। ये इस सब का सीक्रेट क्या है? केवल एक ही सीक्रेट है, मोदी जी का कमिटमेंट एंड डेडिकेशन फॉर नेशन। ये जो काम करता है देश देखता है और उनकी पार्टी को समर्थन करता है, यही सीक्रेट है। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बार बार सरकार इसलिए बनती है कि हम सरकार जो बनाते हैं, सरकार चलाने के लिए, सत्ता के लिए नहीं बनाते हैं। हम सरकार बनाते हैं देश को बनाने के लिए। तो नेशन फर्स्ट ये हमारी भावना होती है और इसलिए हम प्रो पीपल्स एफर्ट लेते हैं। जनता के, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि आप देखो, वो जनता के बीच में रहेगा, जितना हो सके इतना करने की कोशिश करेगा। दूसरा भरोसा होता है। राजनीति में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। पार्टी और व्यक्ति पर भरोसा, आज मोदी पर देश का भरोसा है।
आज मोदी पर लोगों की अपेक्षा है इस टाइप की क्राइसिस जो वर्तमान समय में देश में दुनिया में खड़ी हुई है, एक क्राइसिस में भी जिस तरह से देश टेबल होके उसका सामना कर रहा है, भरोसा है लोगों को कि मोदी है ना कुछ नहीं होगा, मोदी है ना मैनेज कर लेगा। आज अमेरिका में जाओ, पेट्रोलियम तेल की प्राइस 50% बढ़ी हुई है। कई कंट्री में आज 100 कंट्री में प्राइस 20% से 15% बढ़ी है। पेट्रोल की, डीजल की प्राइस, मैं पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करता हूं, डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूं। इंडिया में कितनी बढ़ी? 8%। दैट इज गुड गवर्नेंस। आवश्यकता हुई तो सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स कम, एक्साइज ड्यूटी कम कर ली, जनता पर कम से कम बोझ आए उसकी कोशिश करी। इस टाइप की स्थिति में तो 10 साल से मिनिस्टर हूँ, गुजरात में भी सरकार में रहा हूँ, मेरा एक लंबा अनुभव है, मैं समझता हूँ इंटरनेशनल सिचुएशंस को। उसमें जिस तरह से मोदी जी ने पिछले समय में काम करा है, उसका अनुभव, उसकी डिसीजन क्षमता, वो आज हम दिख रहे हैं। इसलिए भरोसा, देश का भरोसा मोदी जी पर है, और ये भरोसे पर मोदी जी हमेशा खरे उतरे हैं, तो भरोसा और स्ट्रांग होता जा रहा है। बंगाल ने भी यही जताया कि डोंट वरी, हमें मोदी पर भरोसा है। आपको यकीन था कि इस लेवल की विक्ट्री मिलेगी वहां पर? आपको यकीन था कि इस लेवल का मैंडेट मिलेगा आपको? वहां हम देख रहे थे लोग, जो स्थिति वहां निर्माण हो रही थी, ये स्थिति से खुश नहीं थे। जनता के साथ जो व्यवहार हो रहा था, सरकार में हुए लोगों का, ये ठीक नहीं था। जनता अनकंफर्ट थी जिस तरह से, क्योंकि बंगाल की जनता एक इंटेलेक्चुअल नेचर की जनता है, वो समझ लेती है जिस तरह से व्यवहार स्टेट सेंट्रल के साथ करता था। हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा फेडरल डेमोक्रेसी है। मैंने देखा है, मैं गुजरात में था और दिल्ली में यूपीए की सरकार थी, सम्माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, गुजरात में आते थे। मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, सारे दिन उसके साथ रहते थे। उसकी पार्टी का कार्यक्रम हो, इतने समय तक वो सर्किट हाउस बैठते थे, फिर उसके साथ ज्वाइन कर जाता था। हम भी कोई भारत सरकार के मंत्री आते थे, भारत सरकार की कोई स्कीम होती थी तो हम उसको अच्छी तरह से राज्य में इम्प्लीमेंटेशन करते थे, जो यहाँ नहीं हो रहा था। उससे स्टेट को भी नुकसान हो रहा था, पॉलिटिकल फायदा उसको लगता होगा, लेकिन ये भी होता तो नहीं ही है, हम सब लोगों ने देखा। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपकी फिटनेस हमने देखी है, साइकिलिंग आप करते हैं, डाइट में आप क्या खाते हैं? थोड़ा सा उसका भी सीक्रेट शेयर करें तो ताकि हम भी थोड़ा उस पर काम कर पाएँ, अपनी फिटनेस बना पाएँ। डाइट में और कुछ नहीं करता हूँ, थोड़ा जिंदगी में नियमित होने से फ़ायदा है। सुबह में टाइम में ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, और शाम को 6 बजे के पहले थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। सुबह में बाद में मॉर्निंग 8:30 को ब्रेकफास्ट करता हूँ। सनराइज के बाद कुछ नहीं? हाँ, सनसेट के बाद, सॉरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनसुख जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, इतनी इंस्पिरेशनल आपने बात की। एक जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।